हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं सोशल साइंस का सैंपल सेट। तो अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बिकॉज इससे समझ लो कि ये आपका टेस्ट हो रहा। मतलब जिस तरह से एग्जाम में सवाल आएगा ना, एकदम डिट्टो वही सवाल बोलते हैं, उसी पैटर्न का सवाल। और 80 नंबर आपके अंदर कितनी सलाहियत जो 80 नंबर ला सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप 80 नंबर ला दिए हैं तो समझ लो कि आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है। और अगर नहीं आ पाया है तो आपको याद करने की जरूरत है। और हाँ, जितना सारा सवाल है कोशिश करें कि सभी का आंसर देने की, बिकॉज अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी टेस्ट हो रहा। एग्जाम में जो कंडीशन है 4 का 2 देना है, 5 का 3 देना, तो उतने सवाल देना है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी टेस्ट में कोशिश यही रहना आपको कि सभी सवाल आपको याद हो जाए, याद रहे, अच्छी बात है, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो रेडी हो जाइए फटाफट आंसर देने के लिए, ओके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न, यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 48 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ कितना सवाल का? सिर्फ आपको देना है 40 सवाल का, तभी आपका 40 नंबर होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सेकंड सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बहुत बार सवाल पढ़े, बीमारू राज्य कौन नहीं है? ऑप्शन देखें, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। क्लियर है? ओके, तो चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोलता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई? और हाँ, आप किसी भी बोर्ड से, उससे कोई मतलब नहीं, सवाल आपसे बनना चाहिए, बस यही मायना। इस क्वेश्चन का वीडियो लाने का मकसद सिर्फ यही कि आपसे सवाल बन जाना चाहिए। 80 नंबर का टारगेट, तो 80 नंबर टारगेट आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं बोले कि सर इस बिहार बोर्ड का है, झारखंड बोर्ड का नहीं, सवाल वही है, लेसन वही है यार, क्वेश्चन आगे पीछे तो उससे मतलब नहीं, सवाल बनना चाहिए आपसे, बस मतलब ये है, यही माइंड आपको सेट करना है, ठीक है। तो स्वयं सेवक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? रबी फसल, खरीफ फसल, बहुत बार सवाल आता है। जहां तक रबी और खरीफ यही दोनों आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। रबी फसल कौन है और खरीफ फसल कौन है? तो इसमें सवाल बोलता है खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। खरीफ फसल कौन है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? चावल जो है वो खरीफ फसल है ना, 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और गेहूं हो जाएगा रबी फसल, गेहूं हो जाएगा क्या? रबी फसल। पांचवा सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, 1948 में। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? है ना, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? अजात शत्रु, उड्डयन कहीं उदयन लिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका सही आंसर होगा उड्डयन, है ना, उड्डयन इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त, अजात शत्रु यहाँ पे जो लिखा हुआ, अजात शत्रु जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर की स्थापना की थी अजात शत्रु ने, लेकिन उड्डयन जो है मगध की राजधानी बनाई थी, इसलिए आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। 7वां सवाल बोलता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? याद है ना आपको सवाल? इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो 7 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। 8वां सवाल देखिए जी, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत बार पढ़ाया आपको। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 9वां सवाल पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? न्यूज स्पार्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस या दी फ्री प्रेस जर्नल। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम का पत्र का संपादन किया था। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको भी सवाल याद होगा। ओके, चलिए 10वां सवाल है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, बंबई में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, गोवा में, ठीक है। भारत में पहला जो है छापाखाना गोवा में लगाया गया था, ठीक है। 48 सवाल में 40 सवाल तो एकदम 100% सही होना चाहिए बच्चा आप लोग को। पर्यावरण
संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, स्कॉटहोम में या बुडापेस्ट में? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी, स्कॉटहोम में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन स्कॉटहोम में हुआ था। चलिए 12वां सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रांत मतलब किस एरिया में जो यहाँ पे दिया हुआ है सीढ़ीदार खेती की जाती है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तरांचल, जिसको हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं। उत्तराखंड का पहला नाम था उत्तरांचल। ठीक है, और अभी नाम हो गया उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल यहाँ पे पड़ता है 13 नंबर सवाल कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 4, 5, 6। तो 13 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, 3 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा, वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। 14 नंबर सवाल है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? वन विस्तार की मतलब वन सबसे ज्यादा जो है भारत में कितना नंबर पे है? वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? कितना नंबर पे भारत आता है वन के हिसाब से? तो 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, 10वां नंबर पे आता है। ठीक है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का स्थान 10वां नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है यहाँ पे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, लोहा है? तो 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। बहुत बार पढ़ चुके हैं। 16 नंबर सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल? तो 16 नंबर आंसर हो जाएगा 15 मार्च, है ना? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है जी। ओके, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। अगला है 17 नंबर सवाल, यहाँ पे दिख रहा है आपको। यह बोलता क्या है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग? तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 सवाल पढ़ते हैं, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं? देखिए इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 75% मेरा आंसर यहाँ पे है। ऑप्शन हमारा 18 का जो आंसर दिया वो बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 75%, 25% मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसकी तफ्तीश कीजिए, थोड़ा जांच कीजिए और मुझे बताइए कि आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्या छत्तीसगढ़ सही आंसर है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। ओके, तो यह इसका आंसर हम फिलहाल आप मुझे देख के कंफर्म बताएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को या चीनियों को? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो 19 का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। देखिए सवाल कैसे पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे हिंद चीन में बसने वालों को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं उसको, यही सवाल पढ़े थे। लेकिन सवाल घुमा करके बोला जा रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र पर समुच्च रेखाओं से समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बादामी रेखाओं से, बादामी रंग से। ठीक है, किस रंग से? बादामी रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है। चलिए 21 का सवाल है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि साइमन कमीशन जो 1927 में गठन हुआ था और 1928 में जो भारत आया था, तो उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लालचंद, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। साइमन कमीशन का अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया था बिकॉज इसमें कोई सदस्य, भारतीय कोई सदस्य था ही नहीं, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 22वां सवाल पढ़ते हैं, भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? बहुत बार पढ़े, सिलिकन सिटी पढ़े ना, सिलिकन सिटी, सिलिकन नगर उसको बोलते हैं। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का सिलिकन नगर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त कितनी लगाएगी? ग्राम पंचायत की स्थापना करना है तो उसकी आबादी के लिए कितनी शर्त लगाई गई है? तो कम से कम 7,000 आबादी होनी चाहिए, 7,000, तब ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है। 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम ये पारित किया गया था। ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है कि बिहार में 7,000 आबादी पर ग्राम पंचायत
की स्थापना हो सकती है किस अधिनियम के अनुसार? 2006 के अनुसार। और भी जो अधिनियम बनाए तो आप याद रखिएगा 2006 बिहार पंचायती अधिनियम के अनुसार। ठीक है। 24वां सवाल है जी, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? देखिए दम घोटू मतलब दम घोटू बोले तो दम घुटने वाला गैस है ना, जानलेवा गैस, जहरीला गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दम घोटू गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को। CO जो गाड़ी के धुओं से निकलता है ना, वही है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। चलिए 25वां सवाल है, साख का अर्थ क्या है? साख विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। साख का अर्थ है, तो साख का अर्थ है तो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। जाहिर सी बात है साख के मतलब होता है कि हम देख रहे हैं कि ऋण लौटाने की क्षमता कितनी है ना, कब लौटा सकता है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है उसका। तो यही साख का मतलब भी यही होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता हो और विश्वास होती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 26वां सवाल है कि देखिए आप 26वां सवाल क्या बोलता है, नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा करीब 5000 गांव के, बाप रे बाप, 5000 गांव के महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। ओके। चलिए 27वां सवाल पढ़ते हैं जी, साख, ये 27वां सवाल है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र कितने प्रकार के? 4, 5, 10, 8। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ओके। 28वां सवाल है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1980 में, 1985 में, 1950 में, 1989 में। तो दल बदल कानून जानते किस पर लागू होता है? अभी पता है कि कौन करता दल बदल कानून? दल बदल अधिनियम। दल बदल को जो विधि है, दल बदल कौन अपनाता है? आपको पता है, विधायक और सांसद लोग। तो यहाँ पे कब कानून पारित किया गया? दल बदल, यानी कि दल बदल अगर कोई करेगा तो उसके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है। तो वो कानून कब बनाया गया है? 1985 में। ठीक है, 1985 में। ताकि कोई बंदा, अगर कोई विधायक अगर दल बदल कर रहा है, इस दल से उस दल में जा रहा है, तो उसके लिए कानून बना दिया गया कि आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारा उसमें कानून में आता है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, या निर्वाचित सरकार को बदलना, या सैनिक तंत्र की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना? लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार जो आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है वो क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। तो 30 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखो प्रमुख कारण में जनसंख्या भी वृद्धि बिहार में ज़्यादा हो रहा, क्योंकि आपको पता है भारत में जो है ना, बिहार तीसरा नंबर पर आता है। भारत में बिहार तीसरा नंबर पर आता है जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या घनत्व में बिहार जो पहला नंबर पर आता है, और दूसरा नंबर पर यूपी आता है, और जनसंख्या में सबसे पहले जो यूपी आता है। तो बिहार यहाँ पे तीसरा नंबर पर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि भी हो रही। कृषि पर पूरी तरीके से बिहार जो है लगभग पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, निर्भर है। अब बाढ़ सूखा यहाँ पे ज़्यादा, बाढ़ भी बहुत काफ़ी होता है ना, और सूखा भी होता है। इसका मतलब इनमें से सभी कारण है। ये लॉन्ग सवाल में आता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण लिखे, तो यही सब सवाल लिखना है अंडरलाइन करके, और इसके बारे में 4-5 लाइन करके बताना है। 31वां सवाल है, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है? कृषि, व्यापार, उद्योग, इनमें से सभी। जीवन यापन का जो प्रमुख साधन है वो है कृषि, है ना। बिहार में जो जीवन गुजारने का जो इम्पोर्टेंट जो साधन है, सोर्स है, वो क्या है? कृषि है इम्पोर्टेंट साधन। चलिए 32 सवाल है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 2, 3, 4, 5। तो 32 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी 3, है ना। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3 सूचक है। क्लियर है? ओके। अगला सवाल देखिए जी, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, IBDI। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, भारतीय स्टेट बैंक, है ना। SBI जिसको बोलते हैं, SBI। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। तो
भारत में सहकारिता आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ओके ओके, अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल है कि एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा था? लीजिए, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहता है? तो आपको पता है यार, तो ये सब सवाल तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो आपको पता होना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि को बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं आपका औद्योगिक को, तो सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को तो बोलते हैं सेवा क्षेत्र, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र प्राथमिक कृषि को बोलते हैं ना, ये द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक को बोलते हैं, उद्योग बोले औद्योगिक बोले, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। 36 नंबर सवाल पढ़े, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सवाल कभी कभी आता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को बोलेंगे जो अपना बिजनेस जो है एक देश से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक देश में करता है। तो देखो, नोकिया भी करता है, सैमसंग भी करता है, डाबर भी करता है, लेकिन यहाँ बोला गया भारतीय कंपनी। तो भारतीय कंपनी से पता चल गया कि नोकिया तो भारत की कंपनी है नहीं, सैमसंग भी भारत की कंपनी है नहीं, डाबर जो है भारतीय कंपनी है, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है, अपने देश के अलावा और अनेक देशों में अपना व्यापार करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कभी कभी आता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो नोकिया दे देगा, सैमसंग देता है, और कोको कोला देता है। तो कोको कोला तो फिर भारत को तो है नहीं, तो इसका आंसर फिर डी, इनमें से सभी मारते हैं, है ना। या तो कोई और कंपनी जो भारत के नहीं है, तो इनमें से सभी मारते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका भी हो गया। अगला सवाल पढ़ेंगे, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? अमेरिका से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, जर्मनी से हुआ था। 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुआ था। अगला सवाल पढ़ते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, या दोनों को? इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं की जो अपील करेगा तो उसको सुनने का अधिकार किसके पास है? तो वो राज्य आयोग भी सुन सकता है और राष्ट्रीय आयोग भी सुन सकता है, यानी कि दोनों सुन सकता है। ठीक है, तो 38 का क्या आंसर होगा? 38 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं? ये सवाल एक बार और मैं आपको बता रहा था, बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं, तो क्लियर इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं? तो 3 नंबर में, तीसरा जोन में आता है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी भी आंसर है, 3 भी आता है। ठीक है, बिहार जो है 3 भूकंप जोन में आते हैं। चलिए अगला सवाल है, पढ़ते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है किस लिए होता है? संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या संसाधनों की खोज करने के लिए, या इनमें से सभी? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, इसका आंसर सी, एकदम 100% सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी से सवाल मिलाया हुआ है, आंसर मिलाया हुआ, बिकॉज जो किताबें हैं, जो गाइड है, उसमें बहुत सारा आंसर, बहुत सारा मिस्टेक रहता है जी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोपा, ये सेडोवा है, साइडाइन में, या फ्रैंकफर्ट? देखो, सेडान अलग है, सेडोवा अलग है। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा है सेडान में। क्या होगा? सेडान में, याद रखेंगे। तो सेडान का युद्ध कहाँ हुआ था? ऐसे बोलते हैं, सेडान का युद्ध ही बोलते हैं, है ना। सेडान का युद्ध 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 42वां सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, या जल से, या इनमें से सभी से? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा जल से। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी तो नाम सुने होंगे ना, नर्मदा नदी। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। नर्मदा घाटी परियोजना जो किससे संबंधित है? जल से। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पढ़े, है ना, मेघा पाटेकर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, या रोगियों को, या छिपकली को, या अंग्रेजियों को, है ना। तो गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। मजदूर को बोलते हैं, रोगी को नहीं बोलेंगे। यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर है, एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, गिरमिटिया खाली बोला गया। गिरमिटिया मजदूर जो बिहार और यूपी से ज़्यादा मजदूर हुआ करते थे, तो अनुबंधित मजदूर को बोला जाता था गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान का कौन सा राज्य? देखो, सवाल यहाँ पे 48 है, आपको 40 नंबर आ गए तो खुश हो जाइए, बहुत खुश, खुशी मनाइए। लेकिन 48 के 48 बन जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है भारत में?
तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, महाराष्ट्र जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है कौन, महाराष्ट्र। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन, देखो अभी रबी खरीफ तुरंत था, फिर देखो खरीफ फसल आ गया, तो उस टाइम भी उसमें भी शायद खरीफ ही था, इधर भी खरीफ ही बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है, याद रखिएगा चावल जो है वो खरीफ फसल है ना, और गेहूं है रबी फसल। देखो गेहूं रबी फसल, चावल खरीफ फसल, कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन ये दोनों जरूर याद रखो, खरीफ फसल चावल, रबी फसल गेहूं, क्योंकि एग्जाम में एकदम यही दोनों आना है, कुछ और नहीं आता है, एकदम याद है, एकदम 100% यही आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है, नीलगिरी पहाड़ी या बाबू बुदन पहाड़ी या पहाड़ पे या पठार पे, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला सवाल, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, जब क्षेत्रवाद की भावना जब लोगों में पैदा हो जाएगा, अपने ही क्षेत्र के बारे में जब बात करने लगेगा, तो इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि अलगाववाद वहाँ पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलगाववाद पैदा हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, अलगाववाद। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए और आखिरी सवाल है यहाँ पे, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी कि 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और किस पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी को मिला था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब रेडी हो जाओ सब्जेक्टिव सवाल के लिए। देखना ये है कि कौन बंदा है जो 40 तो नंबर तो बना ही लिए होंगे, लगभग 40 में 40 बना लिए होंगे आप लोग, 48 में 40 तो पक्का बन ही गया होगा। ठीक है, तो अब देखना है कि 40 नंबर और है जी, 40 नंबर में कितना नंबर आप लोग को आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सवाल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले इतिहास का सवाल है, और देखो यहाँ पे निर्देश भी लिख दिया हूँ मैं, निर्देश एकदम सेम टू सेम इसी तरह सवाल रहेगा, मतलब कि कहने को तो यही सवाल नहीं रहेगा, इसी पैटर्न पे रहेगा। 1 से 5 नंबर जो सवाल है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 3 प्रश्नों का उत्तर देना। कितना प्रश्न का, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2-2 नंबर का सवाल रहेगा, तो 3 दूना 6 नंबर हो जाएगा। चलिए देखो मैं अभी इसका आंसर लेने के लिए ना आप 9:30 में है ना, 9:30 में जो है एक वीडियो अपलोड होती है, 9:30 में वीडियो चलती है, उसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, और इन सभी का वीडियो आपको मिलेगा धीरे धीरे, एक बार नहीं 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन करके वीडियो मिलते रहता है। ठीक है, डेली मिल रहा, तो आप उसको यहाँ पे से सवाल हासिल कर सकते हो। पहला सवाल है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, याद है आपको, नहीं याद है छोड़ दो। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई शहर की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, नहीं याद है, इसको भी छोड़ दो। तो किसको लिखोगे, पूंजीवाद क्या है, ये तो याद है, पूंजीवाद क्या है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई, चलिए इसको भी आपको लिखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो 5 सवाल है, 5 में तो 3 याद रहेगा तभी मिलेगा 6 नंबर, और याद नहीं है तो जितना लिखिएगा उतना नंबर मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें से आपको 3 याद होगा। अगर नहीं याद है ना तो बस अभी रेडी हो जाए यार, याद करने के लिए, अभी एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है सवाल आ जाए इसी पॉइंट पर, तो आप एकदम पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाओ ताकि वहां पे रुसवाई ना हो आपको, है ना। फिर बोलता है लॉन्ग सवाल है, 6 से 7 में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से सिर्फ एक का आंसर देना है, और 4 नंबर का सवाल है। हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था, बाप रे बाप, हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था, याद है आपको। इस सवाल को कम से कम 300 शब्द में लिखना पड़ेगा आपको, लॉन्ग सवाल है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया था, तो ये सवाल तो खैर आप याद किए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो किसी एक को लिख दो, है ना, और 4 नंबर ले जाओ यहाँ से, आपके लिए तो है नंबर यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये देखो सवाल आ गया राजनीतिक विज्ञान से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से। इसमें 8 से 13 प्रश्न दिया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आपको सिर्फ पता है इसमें 6 क्वेश्चन है। वाह, बड़ी सबसे बड़ी मजे वाली बात है इस सेक्शन में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 6 क्वेश्चन है, और 6 में आपको सिर्फ 2 ही का सवाल जवाब देना। वाह, याद होगा आपको। सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, देखो बच्चा आप ना सभी सवाल का आंसर देने की कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम में तो आप फायदा उठा लेना 2 का, लेकिन मेरे तरफ से यहाँ गुंजाइश नहीं है, आपको सभी सवाल याद होना चाहिए। ठीक है, जनसंघर्ष, लेकिन आप आंसर बताना 80 में कितना नंबर आता है। ठीक है, अपने हिसाब से। जनसंघर्ष का अर्थ क्या है, लोकतंत्र की मुख्य बाधाएं क्या है, भाषा नीति क्या है, और यहाँ पे है लैंगिक असमानता। देखो लैंगिक असमानता मैं बहुत बार बताया, लैंगिक असमानता क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो यहाँ पे आपको 2 सवाल बनेगा, और 2 दूना 4 नंबर आपके हाथ में। क्लियर है। चलिए लॉन्ग सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग सवाल ये है कि इनमें से किसी एक को आंसर देना है, 4 नंबर का प्रश्न है। राजनीति में सांप्रदायिकता की
अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है, वर्णन करें। ये लॉन्ग सवाल भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन लॉन्ग वाला क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। राजनीतिक दल किस तरह के सत्ता में साझेदारी करते हैं, वर्णन कीजिए। तो जैसे ही बोले वर्णन करना है तो बस वर्णन करना पड़ेगा बच्चा, कम से कम 300 शब्द में तो देना पड़ेगा, ठीक है, 250 से 300 शब्द में, तब आपको मिलेगा 4 नंबर। खोदा पहाड़ निकला चूहा टाइप का ना, क्या लगता है आपको इतना लंबा लिखे 10 नंबर मिल जाए? अरे यार 100 नंबर का तो सवाल ही है, सब कुछ देखते हुए नंबर मिलेगा ना। चलो जी, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आ गया। इसमें देखो 3 सवाल है और इसमें जो है बच्चा कम से कम 2 सवाल देना पड़ेगा आंसर। 3, उसमें 6 सवाल था, इसमें 3 सवाल है तो 2 देना पड़ेगा। एटीएम क्या है? एटीएम है ना, एटीएम जानते हैं ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो पैसा निकालते हैं, उसके बारे में लिखना है पूरा। कम से कम देखो 2 नंबर वाला सवाल है ना, कम से कम 5 से 6 लाइन जरूर आप लिखिएगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। देसी बैंकर किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखें। तो ये सब सवाल का आंसर लिखेंगे, 2 सवाल लिख लेंगे तो आपको 4 नंबर आपके पैकेट में। चलिए अगला सवाल बोलते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग सवाल है, इसमें से एक कौन सा देना। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। अरे बाप रे, देखो प्रकाश डाले वाला सवाल ना बड़ा खतरनाक होता है। एक बंदा पता क्या किया, सवाल आया था प्रकाश डाले, टॉर्च बना दिया ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे प्रश्न लिख दिया, टॉर्च बना दिया ऐसे करके। ऐसे मत करना, ठीक है, एग्जाम में आपको याद होगा शायद 7, 8, 9, 10 में ऐसे किए होंगे। तो प्रकाश डाले, देखो यहाँ भी लिखा हो प्रकाश डाले, ये मत समझना सर कि लाइट लगाओ टॉर्च लगाओ। यहाँ पे आप देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, सवाल लिखा हो प्रकाश डालें, तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, यहाँ तो इधर से टॉर्च ला के जला दिया, वाह रे वाह, प्रकाश डाल दिया, ये 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रकाश डालने का मतलब वर्णन करें, प्रकाश डालने मतलब उस पर रोशनी डालिए, वर्णन करें। हालांकि प्रकाश का मतलब रोशनी ही होता है, जो लाइट होता है, तो लाइट में जला देना, ठीक है। तो अब तो टॉर्च का जमाना नहीं रहा, हो सकता है मोबाइल का लाइट जला दे बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है, ये मिल जाएगा आपको 4 नंबर। चलिए अगला सवाल है, ज्योग्राफी के बारे में बताइए। यहाँ पे देखो ज्योग्राफी में भी आपको 5 सवाल मिलेगा और 3 प्रश्न बनाना पड़ेगा, 3 प्रश्न। भारत के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? खनिज उद्योगों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है क्यों? भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। इन 5 सवाल में कितना सवाल आपको याद है? देखो जी, कम से कम 5 के 5 आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है ना बच्चा तो याद कर लीजिए, एग्जाम में तो आप मौका से फ़ायदा उठा ही लीजिएगा ना। चलिए अब इसका लॉन्ग सवाल देखते हैं क्या है, इसमें से भी किसी एक का ही आंसर देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन कर रही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वर्णन कर। कभी कभी लिखते हैं प्रकाश डालिए, तो प्रकाश बच्चों कन्फ्यूज हो जाता है, वर्णन कीजिए। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, समझ गए ना। वर्णन करे क्या है, प्रकाश डाले क्या है, विस्तार से लिखिए, बात वही, विस्तार कीजिए, विस्तार से लिखिए, वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, ये सब वही बात है, ठीक है। अब ये देखिए आपदा प्रबंधन है, इससे पता आपको 4 नंबर इधर से आ गया और 2 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल आता है। तो यहाँ पे देखिए भूस्खलन, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही का आंसर देना, सिर्फ 2 सवाल का। भूस्खलन क्या है, बहुत बार बताया हूँ, इसके कितने रूप हैं। आप 9 बजे 9:30 बजे वाले वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है, 9:30 बजे वाली वीडियो। भूस्खलन क्या, इसके कितने रूप हैं। आग लगने की स्थिति में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, आग लगने की स्थिति में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए, बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय ये बताना है। बिहार सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे, बिहार जो है सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य है कैसे। तो जो अलग स्टेट वाले तो बिहार के बारे में छोड़ दो, ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे उसमें आपदा प्रबंधन में बिहार आता ही होगा, है ना, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त राज्य है। तो अब यहाँ पे बात ये आ गई है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मसला बड़ा डेंजर सा लग रहा है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता, सर कैसे याद करें। मैं आपको बताया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का तरीका कि एकदम सुबह को जरूरी नहीं कि सुबह उठो, जिस टाइम भी हो, है ना, सब्जेक्टिव मॉर्निंग टाइम में कोशिश करना है। मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है तो उसमें याद करने की क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम आप याद कीजिए, मॉर्निंग टाइम याद करने का अच्छा तरीका है। और एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये कैसे क्वेश्चन याद होगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें आप बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का तरीका क्या है। सबसे बेहतर होगा इन सभी क्वेश्चन को मैं 9:30 बजे वीडियो में अपलोड करूंगा, 9:30 बजे वीडियो में सुबह में, ठीक है। उसमें 5-6 क्वेश्चन करके वीडियो मिलते रहेगा आपको और याद करते जाना, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का 80 में 80 बोल दे क्या, 80 में 80 आया होगा, या तो 70 तो आया होगा, या तो 75 आया होगा, या तो 60 आया होगा। देखो बच्चा
आपका ना कम से कम 90% आना चाहिए। तो 80 का 90% कितना होता है, निकाल लो। 80 का 90% यहाँ पे 9-72 नंबर आना चाहिए, 72 नंबर, तब 90% होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट एकदम कीजिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करो, मुझे पढ़ने मजा आएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।